आने वाले दशक में सबसे बड़ी बाढ़ की भविष्यवाणी की गई है। इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि चांद भी है, ऐसा एक नई स्टडी कहती है। ये स्टडी हाई टाइड फ्लडिंग पर भविष्यवाणी करता है, जिसमें यह कहा गया कि 2030 के बीच में दुनिया भर के कोस्टल रीजन्स भयावह रूप से भीग सकते हैं और यह बाढ़ पूरे एक दशक या उससे ज्यादा वक्त तक बनी रह सकती है। यह अध्ययन नासा के सी लेवल चेंज टीम के सदस्यों के नेतृत्व में की गई है और उनका कहना है कि दुनिया भर में कई तटों पर हाई टाइड फ्लडिंग हो सकती है। क्लाइमेट चेंज से बढ़ता समुद्र का स्तर और हमारा सुंदर साथी चांद, इन दो फैक्टर्स के मिलने से हाई टाइड फ्लडिंग की स्थिति और बदतर बन सकती है। इतना ही नहीं, ये बाढ़ खतरनाक और विनाशकारी भी साबित हो सकती है। ऐसे में क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हम तैयार हैं? और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इसे रोका जा सकता है? चांद के अपने ऑर्बिट में डगमगाने के कारण समंदर में हलचल होती है, नासा के मुताबिक, जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसे 1728 तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन नासा का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र तल का बढ़ना हाई टाइड्स को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। नासा सी लेवल चेंज टीम के लीडर बेन हैमलिंगटन ने कहा कि पानी अधिक होने से इस मून साइकिल का और अधिक नाटकीय प्रभाव हो सकता है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि समुद्र के लेवल के पास के निचले इलाकों में बाढ़ बढ़ने के कारण जोखिम और पीड़ा बढ़ रही है और यह और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। चांद का ग्रेविटेशनल खिंचाव, समुद्र के बढ़ते लेवल और क्लाइमेट चेंज का कॉम्बिनेशन हमारे समुद्र तटों और दुनिया भर में तटीय बाढ़ को बढ़ाता रहेगा और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। चांद और पृथ्वी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल बल लगाते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से समुद्र चंद्रमा के सबसे करीब और दूर दोनों तरफ उभर आते हैं। यह उठाव हाई टाइड्स का कारण बनते हैं और लो पॉइंट्स पे होते हैं जहां लो टाइड्स आते हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समुदायों ने अभी से कोई प्लानिंग नहीं की तो ये बाढ़ जीवन और आजीविका के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम अपने चांद के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके लिए हमें और खोजबीन करनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, नासा ने आर्टेमिस एक मिशन के एक हिस्से के रूप में मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की योजना बनाई। चांद के लिए आखिरी ह्यूमन मिशन अपोलो 17 था, जो 7 और 19 दिसंबर 1972 के बीच हुआ। इस 12 दिन के मिशन में इसने सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा, सबसे लंबी लूनर लैंडिंग और सबसे बड़े मून सैंपल धरती पर वापस लाने जैसे कई रिकॉर्ड्स तोड़े। चंद्रमा मिशन का कार्यकाल 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के ऐतिहासिक भाषण के साथ शुरू हुआ था। ह्यूस्टन, टेक्सास के राइस स्टेडियम में उन्होंने इंसानों को चांद पर भेजने की घोषणा की। उनका भाषण "वी चूज टू गो टू द मून" इस स्पीच से जाना जाता है, जिसमें कैनेडी ने दशक के अंत तक चांद पर इंसान को ले जाने का वादा किया। And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done, and it will be done before the end of this decade. जब 7 साल बाद 1969 में मून लैंडिंग हुई, तब कैनेडी का सपना पूरा हुआ। लक्ष्य हासिल करने के साथ नासा को फंडिंग में बड़ी कटौती और गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिससे अपोलो मिशंस के भविष्य पर सवाल खड़े हुए। दरअसल मुख्य रूप से 20 अपोलो मिशंस प्लान किए गए थे, लेकिन तकनीकी और रिसर्च बेस्ड मिशंस को चंद्रमा की लैंडिंग के अचीवमेंट के रूप में इम्पोर्टेंट नहीं माना गया। ऐसे में आखिर के 3 मिशंस को रद्द कर दिया गया। 1969 के जुलाई में अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन का सोशल और ग्लोबल इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर रहा। इसके बाद मून की 6 और यात्राएं हुई। इन मिशंस में से सिर्फ एक फेल हुआ और कुल 12 लोगों ने चांद की सतह को पार किया। अपोलो 17 दिसंबर 1972 में हुआ। ये घोषणा की गई कि चंद्रमा की आगे की सभी यात्राओं को रद्द कर दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह थी फंडिंग। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह काफी महंगा था। 1960 से 1973 तक चलने वाले अपोलो प्रोग्राम की कुल लागत में यूएसए की लागत $25.8 बिलियन थी, यानी अभी के हिसाब से $257 बिलियन। ऐसे में प्रोग्राम को लेकर उत्साह कम होना लाजमी था। अक्सर इंसानों के लिए आकर्षण की वस्तु और टॉपिक बदलते रहते हैं। हम चीजों को बहुत जल्द खत्म कर देते हैं। ऐसे में लगातार चांद पर जाना भी चैलेंज रहा। अगर सब प्लान के मुताबिक रहा तो 2025 में भविष्य का मिशन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतार सकता है। कई फैक्टर्स अब नासा को 50 से ज्यादा सालों में पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर वापस ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंगल पर इंसानों को भेजने की लंबे वक्त से ख्वाहिश है। इसे पूरा करने के लिए आर्टेमिस मिशंस मंगल ग्रह पर इंसानों को उतरने के लिए जरूरी कुछ तकनीक और लॉजिस्टिक्स की जांच करेगा।
यदि मानवता का भविष्य सच में सौर मंडल में फैल रहा है तो लॉजिस्टिकली पहला पड़ाव हमारा अपना उपग्रह मून होना चाहिए। अपोलो मिशन अमेरिकी इतिहास के सबसे गौरवपूर्ण पलों में से एक है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? क्या हमारे लिए चांद पर जाने का कोई और कारण था सिवाय इसके कि यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी? शायद नहीं, लेकिन हमारी प्रजातियों को उस ग्रह से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया जिस पर हमें रखा गया, और रात के समय तैरती हुई विशाल चट्टान पर एक्सपर्टली क्राफ्टेड जहाज को उतारने के लिए जिसे हम लगभग 3 लाख सालों से घूर रहे थे। चंद्रमाओं की बात करें तो एक और चांद के बारे में बात करते हैं जिसने हाल के सालों में ध्यान आकर्षित किया है। जुपिटर का चंद्रमा आयो। करीब 40 साल पहले आइकॉनिक वॉयेजर 1 प्रोब जुपिटर के पीछे रवाना हुआ। जब ये जुपिटर के बड़े चंद्रमाओं के पास से उड़ रहा था तो उसे अद्भुत आयो मिला। ब्रह्मांड में सबसे छोटे नाम वाली खगोलीय पिंड। ये सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक है, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यह एंचोवीज के साथ पिज्जा जैसा दिखता है। जुपिटर का ये छोटा चंद्रमा खतरनाक है। चलिए हम बताते हैं ऐसा क्यों। आयो का वातावरण अजीब ज्वालामुखी भरी दुनिया है। ऐसा एक दिन नहीं जब आयो ने अपने गुस्से का इजहार ना किया हो। ये लावा झीलों, तरल चट्टानों और सल्फ्यूरिक बर्फ से भरा है। आयो सालों बाद भी रहस्य बना हुआ है। इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इसका अजीब रेडियो उत्सर्जन। हाल ही में नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट को आयो के रेडियो उत्सर्जन के एक निजी शो में शामिल किया गया। आप इसे सुन सकते हैं। यह एक आकर्षक खोज है क्योंकि ये रेडियो सिग्नल एक आकाशीय उपग्रह से आ रहे हैं। इस अंतर ने शोधकर्ताओं को इस बारे में और जानने के लिए प्रोत्साहित किया कि अजीब रेडियो तरंगों को किसने ट्रिगर किया था। कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया है कि क्या आयो एक जादुई ऊर्जा मशीन है। यह अपने होस्ट प्लैनेट जुपिटर को रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करने की क्षमता रखता है। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में जुपिटर को सबसे बड़े और सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जाना जाता है। यह इतनी दूर तक फैला हुआ है कि ग्रह के कुछ चंद्रमा इसके भीतर परिक्रमा करते हैं। आयो ग्रह के सबसे निकट का चंद्रमा है और जुपिटर और 2 दूसरे बड़े चंद्रमाओं यूरोपा और गैनीमेड के बीच ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर में फंस गया है। आयो की सतह सैकड़ों ज्वालामुखियों से भरी हुई है। कुछ तो सैकड़ों मील ऊंचे सल्फस प्लम उगलते हैं। सोचिए कि एक खगोलीय पिंड इतना फूला है कि उसका अस्तित्व ही पास की वस्तुओं पर भारी जियोलॉजिकल एक्टिविटी का कारण बनता है। जैसा कि हमने पहले देखा, आयो जुपिटर के सबसे निकट होने के कारण ये जुपिटर के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को काटता है। यह वाकई में आयो को इलेक्ट्रिक जनरेटर में बदल देता है। आयो में अपने आप में 4 लाख वोल्ट विकसित करने और 3 मिलियन एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट बनाने की क्षमता है। आयो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ वापस अपना रास्ता बनाता है और जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में बिजली के तूफान का कारण बनता है। आयो एक ऑफ द स्केल रेडिएशन एनवायरनमेंट के साथ जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर की उग्र क्षेत्र लाइंस के अंदर ऑर्बिट करता है। जैसे ही जुपिटर घूमता है, मैग्नेटिक फोर्सेस हर सेकंड में लगभग 1 टन आयो मटेरियल को दूर कर देते हैं। मटेरियल आयनाइज्ड हो जाती है और एक डोनट के आकार का रेडिएशन बादल बनाती है जिसे प्लाज्मा टोरस कहा जाता है। कुछ आयन जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में खींचे जाते हैं और ऑरोरा बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में पकड़े गए आयो के इलेक्ट्रॉन जुपिटर के ध्रुवों की ओर तेजी से बढ़ते हैं और रेडियो उत्सर्जन पैदा करते हैं। अगर यह सही जगह पर मौजूद हो तो जूनो का वेव्स इंस्ट्रूमेंट इन रेडियो तरंगों को पिकअप कर सकता है। अब तक जमा किए गए डेटा का विश्लेषण जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से रेडियो उत्सर्जन के सटीक सोर्स को समझने के लिए किया गया है। रिसर्च टीम का निष्कर्ष ये था कि रेडियो तरंगें एक खोखले कॉनिकल जगह से आती हैं, जहां कंडीशंस अच्छी रही, यानी परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और इलेक्ट्रॉनों की परफेक्ट डेंसिटी। क्योंकि उत्सर्जन एक लाइटहाउस सिग्नल की तरह है, स्पेसक्राफ्ट इसे तभी उठाता है जब प्रकाश स्पेसक्राफ्ट पर पड़ता है, और साथ में जुपिटर और आयो एक तरह की मशीन बन जाते हैं। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट द्वारा उठाया गया आयो का रेडियो उत्सर्जन हमें जुपिटर के साथ साथ गैस की विशालकाय अवस्था के बारे में ज्यादा जानने के लिए एक रास्ता देगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।